1960 और 70 के दशक में वियतनाम में संघर्ष आधुनिक युद्ध के सभी पहलुओं को शामिल करने जैसा लगता था। गेरिला लड़ाई से लेकर युद्धक युद्ध तक, तकनीकी रूप से उन्नत वायु शक्ति से लेकर मशीन गन से सशस्त्र छोटी 4 आदमी की नावों तक। दक्षिण वियतनाम से कम्युनिस्ट वियतकांग विद्रोहियों को और उनके उत्तरी समर्थकों को खारिज करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के लिए खतरनाक कार्यों का अंत नहीं लगता था। हालांकि कुछ जोखिम भरे काम दूसरों की तुलना में अधिक प्रमुख होते हैं। आज के एपिसोड में हम वियतनाम युद्ध के सबसे खतरनाक कामों में से 3 पर नजर डालेंगे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। सदियों से दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी मेकोंग नदी पर भारी परिवहन के लिए निर्भर रहे हैं, जैसे कि यह घने जंगल के बीच प्राकृतिक राजमार्ग है। मेकोंग दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी 3050 मील तक फैली हुई है। यह चीन से लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंबोडिया से होकर दक्षिण वियतनाम के विस्तृत मेकोंग डेल्टा में समुद्र में खाली होती है। डेल्टा स्वयं 15,600 मील क्षेत्र में फैले हुए सैकड़ों छोटी नदियों का समावेश होता है और इसमें लंबे समय से जंक्स, सैंडपैन्स और राफ्ट्स के रूप में भारी नाव यातायात देखा गया है। कम्युनिस्ट वियतकांग गेरिला ने मेकोंग डेल्टा का उपयोग महत्वपूर्ण तार्किकीय हब के रूप में किया, जहां वे दक्षिण वियतनाम में पुरुषों और सामग्री को चुपचाप पार करते और नाव वाले लोगों से मिलते थे। युद्ध शुरू होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी को वियतकांग परिवहन को ढूंढने, पकड़ने और आवश्यकता पर उन्हें और उनके कर्मियों को नष्ट करने का कार्य दिया गया, जिससे वियतकांग की आपूर्तियों को रोका जा सके। लेकिन एक समस्या थी। नेवी की पेट्रोल नावें मुख्यतः मेकोंग के गहरे जल में उपयोग के लिए बनाई गई थीं, जहां कीचड़ और वनस्पति प्रोपेलर को बाधित कर सकते थे। इसलिए आवश्यकता के रूप में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका नाव निर्माताओं से अनुरोध किया कि वे एक नई प्रकार की छोटी पेट्रोल नाव उत्पादित करें जो केवल 2 फीट गहरे जल में भी कार्य कर सके। न्यूबर्न उत्तर कैरोलिना की हैटर्स यॉट कंपनी का प्रवेश करें। नदी सुख कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने एक डिजाइन को अनुकूलित करने का निर्णय लिया और प्रोटोटाइप को 7 दिनों से कम समय में बनाया। वॉशिंगटन के बेलिंघम में यूनाइटेड बोट बिल्डर्स ने पीबीआर मार्क 1 नावों का निर्माण किया, जिन्हें पीबीआर के उपनाम से जाना जाता है। 31 फीट लंबी पीबीआर को ट्विन डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया गया था, जो सामान्य प्रोपेलर की तुलना में पानी के नीचे जेट पंप के माध्यम से धक्का उत्पन्न करते थे। इसके साथ ही रुडर की जगह पीबीआर को जेट पंप के नोजल को मोड़ने से नियंत्रित किया गया था, जिससे ये अत्यंत चुस्त बन गई। उसकी गति 25 गांठ से अधिक थी। अद्भुत बात यह थी कि वह तत्काल रुक सकती थी, धन्यवाद उस यूगेट का जो नोजल को घुमाकर पानी के जेट को आगे भेजता था। सामान्य टीम में एक कप्तान, हेल्म्समैन और 2 गनर्स होते थे, जो 5.0 कैलिबर की मशीन गन्स आगे और पीछे चलाते थे। नाव में ग्रेनेड लॉन्चर था, परंतु युद्ध काल में हथियार अधिकारियों ने इन्हें कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए दिए, जो बड़े पंच की खोज में थे। इन नावों ने जंक्स, बेड़े और सैंपन्स की खोज और जांच की, अपने दुश्मन की तलाश में, जानते हुए भी कि किसी भी क्राफ्ट में वियतनाम फायर टीम हो सकती है जो AK-47 और रोल प्लेइंग गेम्स से सशस्त्र होती है। पीबीआर पर सेवा करने वाले लोग या तो पदोन्नति के बेहतर अवसरों की खोज में सैनिक थे या युद्ध की कठिनाई का अनुभव करना चाहते थे। अनुभव बहुत था। वियतकांग ने जल्दी ही उन नावों की पहचान की जो उनके संचालनों के लिए खतरा उत्पन्न करती थी। इसने उन्हें नदी के किनारे घात बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ मामलों में पीबीआर और वियतनाम नावें दौड़ती फिरती गण युद्ध में लगी थीं। युद्ध उत्तेजना भूमि पर होने वाली किसी भी युद्ध के समान थी, जिसमें पेट्रोल नाव की क्रू 1957 में
केवल युद्ध में मारे गए 1000 से अधिक कम्युनिस्ट गेरिला का हिसाब रखती थी, लेकिन यह स्वतः ही मूल्य पर पहुंचा। संयुक्त राज्य अमेरिका सांख्यिकी के अनुसार पीबीआर के लिए नियुक्त हर तीसरे सैलर को युद्ध में घायल होने या मरने का सामना करना पड़ा। फिर भी नेवी के बड़े जहाजों में कार्रवाई में भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों का अभाव कभी नहीं हुआ। क्रू ने अपने उपकरण और रणनीति को वियतकांग से निपटने के लिए धीरे धीरे अनुकूलित किया। नावें टीमों में काम करती थीं, नदी के चारों ओर, ताकि हमले की स्थिति में सहायक नाव तत्परता से मदद कर सके। अंततः नेवी यूएचए ह्यूइज के रूप में वायु सहायता गनशिप्स के रूप में पुनर्विन्यासित नावों के साथ मिलकर काम करने लगी, किसी भी संघर्ष में भारी आग की गोली ला रही। क्रू ने पीबीआर मार्क डॉयवी नामक अधिक सक्षम नावें भी प्राप्त कीं, जिन्होंने युद्ध के दौरान मूल मॉडल में दिखने वाली कई कमियों को दूर किया। पीबीआर ने वियतकांग अभियान की सहायता में लगभग 6500 नावों को नष्ट या कब्जा कर लिया। उन्होंने युद्ध बचाव ऑपरेशन भी किए, विशेष बलों की टीमों का समर्थन किया और साथ ही साथ कम्युनिस्ट बलों द्वारा कट गई दक्षिण वियतनाम नगरों और गांवों को मानवीय सहायता भी पहुंचाई। अपनी साहस के लिए पीबीआर के कर्मियों को उच्चतम सम्मान मिला, जिसमें से दोनों को साहस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। 14 लोगों को सेवा में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार नेवी क्रॉस मिला। तथापि अनेकों ने सिल्वर स्टार्स, ब्रॉन्ज स्टार्स और पर्पल हार्ट्स प्राप्त किए। युद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना ने 5 जहाजों का नाम पीबीआर कर्मियों के सम्मान में रखा। इससे उनकी महत्वपूर्ण स्थिति, साहस और बलिदान की ऊंचाई को मान्यता दी गई। जब संयुक्त राज्य अमेरिका की वियतनाम में सहयोग, सैन्य सहायता और प्रशिक्षण से पूर्ण युद्ध में बदल गई, तब संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तर वियतनाम के विरुद्ध ऑपरेशन रोलिंग थंडर नामक विशाल हवाई अभियान की मंजूरी दी। ऑपरेशन का लक्ष्य था उत्तर वियतनाम को दक्षिण वियतनाम में वियतकांग विद्रोहियों का समर्थन बंद करने और उनके सैन्य औद्योगिक ढांचे को नष्ट करके तथा दक्षिणी आपूर्ति रेखाओं को रोककर मजबूर करने के लिए था। 1965 के 2 मार्च की ऑपरेशन की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका एयरफोर्स और नेवी के पायलट बहुत आत्मविश्वासी थे। उन्होंने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ युद्ध विमानों को उतारा, जबकि उत्तर वियतनाम के पास सिर्फ कुछ खुदरा उन्नत MiG लड़ाकू विमान थे। उत्तर वियतनामियों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन की बहुतायत थी, लेकिन ये निम्न और मध्यम ऊंचाई तक ही सीमित थे। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका विमान उनके ऊपर से उड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त और वापस आ सकते थे। हालांकि ऊंचाई की सुरक्षा में विश्वास 2-4 जुलाई 1965 को तोड़ दिया गया, जब मैकडोनेल डगलस F-4C फैंटम डाई की एक उड़ान को एक नए और घातक हथियार सैम या सरफेस टू एयर मिसाइल के हमले का विषय बनाया गया। एक F-4C विमान को सोवियत बना S-70-5 मिसाइल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने इसे गाइडलाइन कहा, ने नष्ट कर दिया। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में सैम्स के कारण गिरने वाले पहले 110 संयुक्त राज्य अमेरिका एयरफोर्स विमान में से एक बना। संयुक्त राज्य अमेरिका कमांडर्स ने सैम साइट पर प्रतिशोध हमले की अनुमति दी, लेकिन 2 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विमान के पहुंचने पर हथियार हटा दिए गए और उनकी जगह डिकॉय और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से घेर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका विमान अनजाने में एक बेकार लक्ष्य पर हमला करने के लिए डाइव कर गए और एंटी एयरक्राफ्ट गन ने आसमान को गोलियों से भर दिया। 4 और विमान खो गए। यह वियतनामियों के लिए एक अविश्वसनीय सफलता थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका वायु सेनापतियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वे उत्तर को पहले की तरह सजा के बिना हमला नहीं कर सकते। कुछ करना पड़ेगा। 1965 के अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका पैसिफिक कमांड ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें एयरफोर्स और सैम खतरे को नष्ट करने के लिए आयरन हैंड परियोजना का लक्ष्य था उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका F-100 सुपर सेबर हमला विमानों को ऐसे सेंसर्स से सज्जित करना जो उन्हें सैम साइटों की ओर मार्गदर्शन कर सकते थे। रडार बीम का पीछा करके, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों के लक्ष्य का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता था। सुपर सेबर अपनी 20 मिमी गन या रॉकेट्स से लक्ष्य को निशाना बनाएगा ताकि गणराज्य थंडर चीफ्स की अनुसरण बल बैटरी उसे बम कर सके और सैम खतरा नष्ट कर सके। यह काफी सरल लगता है,
लेकिन इस योजना में दो बहुत बड़े पकड़ हैं। सुपर सेबर्स को पहले खुद को रेडार में खोजना होगा ताकि उन्हें रेडार की किरण का स्रोत ट्रेस करके थंडर चीफ्स का हमला करने की अनुमति मिल सके, जिससे मिसाइलों के हमले के लिए वे सतह से हवा में खुले हो जाते हैं। दूसरे, बोर्ड के उपकरण उन्हें दिशा तो दे सकता था, पर सैम साइटों की रेंज नहीं दे सकता था। इसका मतलब यह था कि अगर सुपर सेबर्स के क्रू ने अपने डिफॉल्ट सेंसर्स, विशेष रूप से पुरानी मार्क एक मानव आंख के साथ साइट्स को नहीं देखा, तो वे खुद को सैम बैटरी के ऊपर उड़ते हुए और खुद को आसान लक्ष्य बनाते हुए पा सकते थे। पायलटों के लिए ऐसा मिशन जंगली वीजल उड़ान के तुल्य माना जाता था, क्योंकि वे अपने शिकार के बिल में सीधे पहुंच रहे थे। पहला जंगली वीजल स्क्वाड्रन 356वां टैक्टिकल फाइटर स्क्वाड्रन था, जो थाईलैंड के वायु अड्डों से उड़ा, और उसमें ऐसे पायलट शामिल थे जो FX-100 सुपर सेबर्स की बजाय एकल सीट मॉडल विमान उड़ाने के अधिक अभ्यस्त थे। 4 सुपर सेबर्स के साथ शुरू होते हुए उत्तर वियतनाम लक्ष्यों के खिलाफ 45 दिनों की संचालन के बाद 354वें के पास केवल एक बचा था। 4 एयर क्रू मर चुके और 2 पकड़े गए थे। युद्ध का शेष समय वे POWs के रूप में बिताए। एंटी एयरक्राफ्ट फायर और सैम्स के विस्फोट से 3 घायल हुए। इस भयानक घटाव दर के सामना करते हुए मूल कैडर के 2 पायलटों ने तनाव सहन नहीं कर पाया और छोड़ दिया। प्रतिस्थापन दल और पायलट 1906 में प्रकट हुए, पर और कुछ करने की आवश्यकता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को नया हथियार चाहिए था। AGM-40 5 श्राइक AIM-7 स्पैरो एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित था और स्वतंत्र रूप से सैम ट्रैकिंग रडार को खोज और ट्रैक कर सकता था। इसने मिसाइल चलाने के बाद विमानों को भागने की आजादी दी। यह एक अधिकृत हथियार नहीं था। इसकी छोटी रेंज के कारण विमान के लिए हथियार चलाने में जोखिम बनी रहती थी। उत्तर वियतनाम ने शीघ्र ही यह समझ लिया कि अगर वे अपने रडार को क्रमिक रूप से चालू और बंद करते हैं तो श्राइक के पास इसे निरंतर ट्रैक करने का स्रोत नहीं होगा, जिससे लक्ष्य चूक जाता है। सभी समस्याओं को अधिक उन्नत AGM-70-8 स्टैंडर्ड मिसाइल में सुधारा गया था, जो लंबी रेंज के साथ साथ सरल मेमोरी सिस्टम के साथ आता था। इसका मतलब है, अगर उत्तर वियतनाम रडार बंद कर देते हैं तो मिसाइल सिग्नल कहां से आया था वहां उड़ान जारी रखेगी। वाइल्ड व्हीसल्स ने 1972 में अपने अंतिम मिशन तक एक क्रूर अभियान लड़ा। युद्ध में 46 F-105Gs युद्ध के दौरान खो गए, जबकि अन्य कई युद्ध या थकान से भारी क्षति उठाई। उन्होंने कितनी सैम साइटों को नष्ट किया, यह जानना कठिन है। आंकड़ों के अनुसार 50% सैम साइटों का वाइल्ड व्हीसल्स ने नष्ट किया गया था। हालांकि जो निश्चित है वह यह है कि उनकी केवल उपस्थिति ने उत्तर वियतनाम मिसाइल ऑपरेटरों की क्षमता को श्राइक विमान को लक्षित करने में गंभीर रूप से बाधित किया, और वियतनाम के आकाश में विकसित हुए हथियार और रणनीतियों ने अगली पीढ़ी के वाइल्ड व्हीसल F-4G फैंटम डावी के लिए आधार तैयार किया, जिसने 1989 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक मिसाइल साइटों के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। UH-1 ह्यूई हेलीकॉप्टरों की साइट, जो गुस्से में भरे भंवरे की तरह आकाश में घूम रहे थे जब वे देश भर में 10 या सैकड़ों पुरुषों को ले जा रहे थे, शायद वियतनाम युद्ध की सबसे अधिक टिकाऊ छवि है। जंगल में कुछ प्राकृतिक और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका एयरफोर्स के डेजी कटर्स द्वारा तैयार खुले स्थलों पर पुरुषों को उतारा जाता था। वहां उन्होंने घातक हमले की स्थिति में रक्षात्मक परिधि स्थापित की और आगे बढ़े। संयुक्त राज्य अमेरिका बलों ने जल्दी सीखा कि युद्ध क्षेत्र में उतरने का मतलब खतरा चारों ओर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी खतरा नीचे से भी आता था। वियतकांग और उत्तर वियतनाम सेना ने अपनी कार्यवाहियों की सहायता के लिए भूगर्भी नालियों का व्यापक उपयोग किया। इन नालियों का आकार अलग अलग था, लड़ाई से शरण और आराम पाने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी खदानों से लेकर बड़े, जटिल और विस्तृत भूगर्भी संयंत्रों तक, जिनमें संग्रहण क्षेत्र, शौचालय, अस्पताल और यहां तक कि राजनीतिक धुलाई के लिए कक्ष भी थे, और सभी संयुक्त राज्य अमेरिका बलों की दृष्टि से ऊपर चलने से बाहर थे। कुछ मामलों में वियतनाम ने यहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका बेस के नीचे नालियां खोदी ताकि वे छुपकर हमले कर सकें और वरिष्ठ कर्मचारियों की हत्या कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के लिए समस्या यह थी कि नालियां बहुत छोटी थीं, औसत वियतनाम पुरुष के आकार के लिए ही बनाई गई थीं। इसीलिए
संयुक्त राज्य अमेरिका सेवा कर्मियों की अधिकांशता के लिए उन्हें अंदर घुसना असंभव था। नालियों में गोलियां और आंसू गैस का उपयोग करके मारने की कोशिश की गई, पर सीमित सफलता मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सैनिकों ने दुश्मनों को निकालने के लिए कुत्तों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि कुत्ते बूबी जाल को सूंघ नहीं सकते, उनके हैंडलर्स ने व्यर्थ में और अधिक जानवरों की बलि देने से मना कर दिया। इसलिए फैसला किया गया कि विशेषज्ञ युद्ध अभियांत्रिकों का एक समूह प्रशिक्षित किया जाए, जो अपने वियतनाम समकक्षों के समान आकार के थे। नालियां, गहना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, अंदर किसी को भी मारना या पकड़ना और अंत में नाली को नष्ट करने के लिए चार्ज लगाना। इन पुरुषों को टनल रैट्स के नाम से जाना जाता था और युद्धकाल में कुछ ही काम थे जो इस कार्य के भयानकता से तुलना कर सकते थे। भौतिक आवश्यकताओं के कारण कई युवा टनल रैट्स को 17 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि जब वे 18 साल के हों तो उन्हें वियतनाम भेजा जा सके, कभी कभी उनके असली जन्मदिन पर। प्रशिक्षण अत्यंत कठिन था। उन्हें निकट युद्ध, वियतकांग द्वारा बनाए गए विभिन्न और अत्यधिक रचनात्मक बूबी जाल की पहचान और विस्फोटक चार्ज स्थापित करना सिखाया गया, लेकिन शायद अधिक से अधिक उनकी मानसिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई, जिसमें उनके प्रशिक्षकों ने अपने भर्तियों में एक असंदिग्ध मार या मारे जाने वाली मानसिकता बहाई। फिर भी सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के बावजूद सुरंगों में सफलता की कोई सुनिश्चितता नहीं थी। युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों द्वारा निर्भर की गई भारी हथियारों के साथ टनल रैट्स को एक 9 मिमी पिस्तौल से अधिक कुछ नहीं मिलता था। उन्हें सिखाया गया था कि केवल जरूरत पड़ने पर ही आग लगाएं, क्योंकि अंधेरे में पिस्तौल की मजल फ्लैश ही पर्याप्त होती थी उन्हें अस्थायी अंधा करने के लिए, और शॉट की ध्वनि टनल से गुजरती और अधिक दुश्मनों को सतर्क करती थी। टनल रैट्स आमतौर पर 2 मन की टीमों में काम करते थे। पहले अग्रणी और फिर बैकअप आदमी अंदर जाते थे। यह मतलब था कि अग्रणी आदमी को दुश्मन की गोली या उनके बूबी जालों से सहायता मिलती थी। हालांकि कुछ स्थितियों में दोनों पुरुषों को पिच ब्लैक अंडरग्राउंड टनलों की भूल भुलैया में अलग होने का आभास नहीं होता था। वीरान टनल रैट्स ने कई बार यह कहानियां सुनाई हैं कि कैसे कभी कभी वे अनजाने में दुश्मन सैनिक के इतना करीब चले गए कि वे उन्हें सूंघ सकते थे। लेकिन जैसा कि एक पूर्व टनल रैट नामक डगलस ग्रेबिल जूनियर ने समझाया, ऐसी संचालनों में सबसे बड़ा डर टनलों से बाहर निकलने वाला था। अक्सर उन्हें अपनी स्थिति का और कि वे मित्र या दुश्मन से सामना करेंगे नहीं पता होता। टनल रैट्स के लिए यह सामान्य था कि वे टनल से बाहर आते ही दुश्मन सेना द्वारा गोली या बायोनेट का सामना करें। टनलों में संकोच के साथ साथ बूबी जाल और दुश्मन सेनाओं के डर के कारण अक्सर सबसे कठोर मनों को भी तोड़ने के लिए काफी होता था। संक्षेप में, कई टनल रैट्स ने युद्ध के बाद गंभीर पोस्ट त्रासदिक विकार अनुभव किए, जिनके अधिकांश लक्षण उनके टनलों में हुए अनुभवों से संबंधित थे। कुछ लोगों के लिए, उदाहरण के लिए, उनके कमरों में बिना लाइट के वे सो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके मन तुरंत अंधेरे में फंस जाते थे। दूसरों ने यह भी पाया कि वे मौत के डर से बिना घबराए बहुत देर तक घर के अंदर नहीं रह सकते थे। संक्षेप में, वहां लगभग 700 विशेष प्रशिक्षित टनल चूहे थे। इनमें से 36 की मौत हो गई और अन्य 200 घायल हुए, जो 1 में 3 की घाटा दर है। उत्तरजीवियों के अनुभवों की मानसिक क्षति और उनके जीवन पर इसका प्रभाव हमें शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। कई के लिए यह कहना सुरक्षित है कि भले ही वे घर वापस लंबी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वियतनाम के सुरंगों को वे कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा पाए, और वहां आपके पास वियतनाम युद्ध की सबसे घातक नौकरियां हैं। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में शामिल करें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।